नमस्कार, आवाज टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भाट। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। होली से कैश निकालने की सीमा खत्म। 20 फरवरी से बचत खाते से निकालिए 50,000। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में दरें जस की तस। क्रेडिट पॉलिसी में कर्ज सस्ता न होने से मायूस बाजार, लेकिन निचले स्तरों से दिखी रिकवरी। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। भ्रष्टाचार पर मोदी ने मनमोहन पर बोला सीधा हमला। घोटाले होते रहे और पूर्व पीएम देखते रहे। कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। इन्होंने राजनीतिक संवाद की मर्यादा तोड़ दी है और उसको इस निम्न स्तर पर लेकर चले गए कि उस स्तर पर बैठकर हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। तमिलनाडु में शशिकला पर सस्पेंस जारी। समर्थन में विधायक, लेकिन पनीरसेल्वम ने अम्मा की मौत पर बिठाई जांच। नेटवर्क की टीम के साथ इंटरव्यू में शशिकला ने रो रो कर बताई बेगुनाही। अब ट्रंप के निशाने पर ग्रीन कार्ड धारक 2 अमेरिकी सांसदों ने रखा संख्या अधिक करने का प्रस्ताव। सरकार का भी समर्थन। इस साल गर्मियों तक भारतीय बाजार में आएगी टेस्ला की कारें। इलेक्ट्रिक कार कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी। पर्सनल केयर बाजार में मची बड़ी प्रतियोगिता। सिस्का के बाद हेवेल्स ने लॉन्च किए बेबी केयर समेत उत्पादों की बड़ी रेंज। आवाज एट 9 में सबसे पहले बात आज आई क्रेडिट पॉलिसी और नोटबंदी से जुड़े आरबीआई के बड़े फैसलों की। आरबीआई ने 13 मार्च से बैंक से पैसे निकालने की सीमा को खत्म कर दिया है। आरबीआई ने ऐलान किया है कि पहले चरण में 20 फरवरी से लोग एक हफ्ते में 50,000 रुपए तक निकाल पाएंगे और दूसरे चरण यानी 13 मार्च से आम लोगों पर कैश निकालने पर कोई नियम लागू नहीं होगा। फिलहाल सेविंग अकाउंट से एक हफ्ते में 24,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। वहीं रिजर्व बैंक ने किसी भी तरह का रेट कट नहीं किया। रेपो रेट को उसने 6.25% पर, रिवर्स रेपो रेट को 5.75% पर और सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को 4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में इस बात के भी संकेत दिए हैं कि आगे भी ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं कम हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने खुद भले ही कर सस्ता न किया हो, लेकिन गवर्नर उर्जित पटेल का मानना है कि बैंक फिर भी कर्ज सस्ता कर सकते हैं। There is still scope for the lending rates to come down because our policy rate came down by 175 basis points and the weighted average lending rate has come down at most by about 85-90 basis points. So I think there is scope for some more transmission. For some borrowers, the healthy borrowers, sound borrowers for housing finance, etc., they have already benefited. आज तो कोई रेट कट नहीं हुआ, लेकिन आगे भी रेट कट की संभावनाएं कम ही हैं। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4% के महंगाई दर लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए पॉलिसी का रुख एकोमोडेटिव से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। ये इस बात के संकेत हैं कि आगे रेट कट की उम्मीदें कम होंगी। In the view of the committee, timely and effective transmission of policy rate reductions by banks is a critical part of this calibrated strategy. And accordingly, it has set out 3 guideposts to improve the efficacy of transmission: quick and efficient resolution of NPAs, a speedier recapitalization of public sector banks, and full implementation of the formula for determining interest rates on small savings. It decided to shift the stance of monetary policy from accommodative to neutral to give us sufficient flexibility to move in either direction, and to keep in its consideration a reasonable time horizon over which inflation needs to be brought closer to the target of 4% within the notified band. The committee is dedicated to achieving the target of 4% CPI headline inflation while keeping in mind the objective of growth. हालांकि इस मामले में जानकार थोड़ी अलग राय रखते हैं। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर के मुताबिक बैंक अब और कर्ज सस्ता नहीं करेंगे।
बैंक्स तो और ट्रांसमिट नहीं करेंगे, वो मैं पूरी सहमति में हूँ उस थॉट प्रोसेस के साथ, बिकॉज एक्चुअली काफ़ी स्टीप कट्स ऑलरेडी हो चुके थे और डिपॉजिट्स में ऑलरेडी आउटफ्लो शुरू हो गई है, जो हमारे अनुमान में अभी थोड़ी और चलेगी, जैसे कि कैश पे लिमिट्स ईज करे जाएंगे। इधर क्रेडिट पॉलिसी के चलते बाजार में आज जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिला। दरें न घटने से बाजार मायूस हुआ, हालांकि बैंक से कैश लिमिट हटने से बाजार ने राहत की सांस ली है। मेटल, ऑटो और सीमेंट शेयरों से बाजार को सहारा भी मिला है। इसके अलावा मिड कैप शेयरों में भी चमक देखने को मिली। हालांकि निजी बैंक और दिग्गज फार्मा कंपनियों पर आज दबाव देखने को मिला। नतीजों के बाद आज टाइटन, कोपरॉन और दिलीप बिल्डकॉन में तेजी दिखी। टाटा सन्स के बाद कॉर्पोरेट इंडिया में एक और बड़ा विवाद पैदा होता दिख रहा है। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर्स ने कंपनी के बोर्ड को चिट्ठी लिखकर गवर्नेंस में सुधार की हिदायत दी है। विशाल सिक्का के पैकेज को लेकर भी तनातनी है। फाउंडर्स ने पूर्व सीएफओ को हटाने के वक्त दिए गए पैकेज पर भी सवाल उठाए हैं। इस विवाद पर बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद है इन्फोसिस के पूर्व डायरेक्टर मोहनदास पै। पै साहब, इन्फोसिस में टाटा और मिस्त्री में झगड़े जैसी स्थिति बन रही है, क्या है ये पूरा मामला? आप तो पुराने पार्ट रहे हैं इन्फोसिस के, आप हमें ज्यादा अंदर की बातें बता पाएंगे? मैं समझता हूं कि जो फाउंडर्स पूछ रहे हैं इन्फोसिस के बोर्ड से, वो ठीक बात है, वो तो शेयर होल्डर्स है। अभी वो पूछ रहे थे कि आपने वो पहले सीएफओ को ज्यादा पैसा क्यों दिया और इतना 40 करोड़ कुछ कॉम्पनसेशन आप दे रहे हो, उसमें क्या मिल रहा है, कैसा हुआ था, इसे पूछे कि तो ठीक है। ये तो कोई विशाल सिक्का पर कोई आरोप नहीं है, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, नए सीईओ है, अच्छे काम कर रहे हैं, सेल्स बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कॉम्पनसेशन एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है और सीएफओ को 2 साल का कॉम्पनसेशन देता है, वो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है। वो बोर्ड को शेयर होल्डर से बोलना पड़ेगा कि क्यों दिया था, क्या लॉजिक है। ये नहीं है कि वो जस्ट कहे कि वो हमने कंपनी के अच्छे के लिए किया था। एक्सप्लेन करना है क्या है वो अच्छा कंपनी का, इतना पीयूष क्यों देना था, क्या था उधर। अगर चेयरमैन साहब शेयर होल्डर्स के मीटिंग जाकर कहते हैं कि ये सभी उनके पास कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन था, वो कहीं जा रहे थे, वो तो नहीं है। अग्रीमेंट में लिखता है कि कॉम्पिटिशन को नहीं जाना है। कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन क्या था? पहले भी बहुत लोग छोड़े हैं, सीनियर लोग, सीएफओ हमने भी छोड़ा है, हमको कोई नहीं मिला। ये क्या ऐसी बात है? और जो कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है तो लोगों को भी डर होता है। तो जो फाउंडर्स ने पूछा है वो ठीक है, शेयर होल्डर्स पूछ रहे हैं और बोर्ड को एक ठीक से रिप्लाई देना पड़ेगा। हाँ, ये तो ठीक है सर, लेकिन विशाल सिक्का की सैलरी का मामला भी उठा है। सवाल भी पूछा गया है कि उन्होंने अपनी सैलरी इतनी क्यों बढ़ाई, तो ये नौबत क्यों आई है? देखिए, सिचुएशन ऐसा हो गया है क्योंकि जो कॉम्पेंसेशन है उसका प्रोसेस, उसका आउटपुट कब मिलेगा, ये मिलेगा, वो सभी उनको कहना है। और जो फाउंडर्स है उनको पता है कि ये कॉम्पेंसेशन कैसा फिक्स हुआ था, क्यों फिक्स हुआ था और क्या टारगेट थे। आपको ये समझ में आना है कि अप्रैल 2011 से अब तक स्टॉक प्राइस या मार्केट कैप में ज्यादा बदलावट नहीं हुआ है। और बदलावट नहीं होने से जो इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको तो नुकसान हुआ है क्योंकि उनका वैल्यू अभी तक आगे गया नहीं है। तो ये लोग पूछ रहे हैं, पूछने का तरीका सच है, बोर्ड को रिप्लाई करने दो, डिटेल्स देने दो कि क्यों किया है, क्या लॉजिक है, कब मिलेगा। ये तो ठीक ही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुताबिक शेयर होल्डर्स को कंपनी को क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन करने से ही होता है। जैसे टाटा स्टील ने कोरस लिया और कोरस लेने पर अभी तक शेयर होल्डर्स को बहुत नुकसान हुआ है, स्टॉक प्राइस वहीं है और कोरस को बेचना पड़ेगा उनको। कोरस क्यों रखना है उनको? क्या ये शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है? उनको तो प्रेस्टीज होगा, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है पिछले 5 साल में। लेकिन मैं समझता हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में शेयर होल्डर्स को, मैनेजमेंट और बोर्ड को क्वेश्चन करना है। जो ये कर रहे हैं अच्छा है, ये कोई आरोप नहीं है सीईओ के ऊपर, वैसा नहीं है मेरे समझ में। वो टाटा जी बहुत शुक्रिया जी पै साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मोहनदास पै जो पुराने सदस्य रहे हैं इन्फोसिस के, काफी अच्छे से जानते हैं कंपनी को। उनका कहना है कि ये उतना गंभीर मामला नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला है, सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये विशाल सिक्का की कैपेबिलिटीज पे कोई सवाल
नहीं उठाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद भाषण के बीच में ही कांग्रेस पर वो बिफर पड़े। पार्टी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। नोटबंदी की चर्चा करते हुए पहले तो मोदी ने इंदिरा गांधी को लपेटा, फिर कांग्रेस राज के घोटालों पर आए और इसी बहाने मनमोहन सिंह की बेदाग छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए। कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। मनमोहन सिंह पर व्यक्तिगत हमले और खासकर बाथरूम में रेनकोट जैसे शब्दों के इस्तेमाल से कांग्रेस सांसद भड़क गए और सदन में हंगामा होने लगा। स्पीकर का बीच बचाव चल ही रहा था कि पार्टी के सांसद सदन से वॉकआउट कर गए, लेकिन हंगामे और कांग्रेस के वॉकआउट के बाद जब प्रधानमंत्री का भाषण फिर से शुरू हुआ तो फिर वही अंदाज और वही हमले जारी रहे। सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी, और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी। और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं। लोकतंत्र का आदर करते हुए करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार ही नहीं करना, ये कब तक चलेगा? मनमोहन सिंह की बेदाग छवि पर इतना बड़ा हमला और वो भी प्रधानमंत्री का, तो जाहिर है खुद मनमोहन सिंह के लिए ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए रिपोर्टर्स ने जब मनमोहन सिंह के इस पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्टर्स सवाल पूछते रहे और मनमोहन सिंह अपने बॉडीगार्ड्स के बीच चलते निकल गए। लेकिन सदन से निकलने के तुरंत बाद कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री के भाषण को घमंड से भरा हुआ और मर्यादा के विपरीत करार दिया। पार्टी ने कहा कि वो दोनों सदनों में तब तक मार रहेगी जब तक प्रधानमंत्री माफी नहीं मांग लेते। इन्होंने राजनीतिक संवाद की मर्यादा तोड़ दी है और उसको इस निम्न स्तर पर लेकर चले गए कि उस स्तर पर बैठकर हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। वो अभिभाषण में संवाद की बात करते हैं पर वो विवाद की बात और टकराव की बात हमेशा करते हैं। ये समझते हैं कि वो पाक हैं और हम सब ब्लैक मार्केटर हैं। मैं समझता हूं कि हम ये सहन नहीं कर सकते और जब तक प्रधानमंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे हम उनको इस सदन में बोलने नहीं देंगे। तो भारी नाराजगी है कांग्रेस के सदस्यों में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों की, जो आज उन्होंने राज्यसभा में की। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन पूरे देश में इस वक्त जैसे राजनीति में उबाल आया हुआ है। तमिलनाडु में किसकी कुर्सी के सस्पेंस के बीच देखिए टीवी पर शशिकला का पहला इंटरव्यू इस ब्रेक के बाद। और अब कुछ और राजनीतिक खबरें। तमिलनाडु में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। सत्ता की लड़ाई में एआईएडीएमके की प्रमुख शशिकला और ओ पनीरसेल्वम के वार प्रतिवार जारी हैं। शशिकला ने पनीरसेल्वम पर विश्वासघात का आरोप लगाया है, वहीं पनीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री के तौर पर जयललिता की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का भरोसा भी जताया है। उधर पनीरसेल्वम के जयललिता की मौत की जांच के आदेश देने पर शशिकला ने गहरा दुख जताया। न्यूज 18 तमिलनाडु के एडिटर एम गुणाशेखरन के साथ अपने पहले टीवी इंटरव्यू में शशिकला बेहद भावुक हो गईं। उन्होंने पनीरसेल्वम पर डीएमके से मिलने और पार्टी को खत्म करने की साजिश के आरोप लगा दिए। वो पनीरसेल्वम जयललिता की मौत के जांच के आदेश से मैं बेहद दुखी हूँ। वो इतने बड़े धोखेबाज निकलेंगे ये जानकर बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि पनीरसेल्वम पीठ में छुरा घोपेंगे। அப்படிங்கறத நினைச்சு வருத்தப்பட்டன ஒழிய
चलिए इसी के साथ यहां पर हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार क्या इन गर्मियों में आप महज 23 लाख में खरीद पाएंगे रेसिंग कार जैसी दमदार इलेक्ट्रिक कार? देखिए इस ब्रेक के बाद। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला बहुत जल्द भारतीय बाजार में आने वाली है। कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क ने जानकारी दी है कि इन गर्मियों में वो भारत में अपनी कारें लॉन्च कर सकते हैं। पिछले साल अप्रैल में कंपनी ने बताया था कि वो 2017 में भारत में अपनी मॉडल 3 लेकर आएगी। आपको बता दें कि मॉडल 3 टेस्ला की सबसे सस्ती कार है और इसकी कीमत अमेरिका में $35,000 यानी करीब 23 लाख रुपए है। सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन जोस में टेस्ला की फैक्ट्री का दौरा किया था और कंपनी के कामकाज में दिलचस्पी दिखाई थी। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।